My name is Gurveer Nehra. I stand 5 feet 9 inches tall. These are my profiles. एक्शन। शालिनी, अगर तुम मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती तो मुझे नहीं लगता कि हमें यह रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। ये बात तुमसे क्यों नहीं कहते? क्या वो मेरी जरा भी इज्जत करते हैं? शालिनी प्लीज, घर के बड़े हैं वो, और हमारे घर की, हमारे परिवार की एक परंपरा है, संस्कृति है, संस्कार है। सिर्फ हमारे परिवार की नहीं, पूरे देश की परंपरा है बुजुर्गों की इज्जत करना। ठीक था ना? पासपोर्ट कॉपी, फोटो आईडी और बैंक स्टेटमेंट, सारे पेपर्स हैं। अरे धीरज भाई, घर का जल्दी करवा दो ना, गेस्ट हाउस में रह रहा हूँ, खर्चा भी हो रहा है बहुत। गुरुवीर भाई, एक बार पुलिस वेरिफिकेशन का स्टैंप लग गया, फिर फ्लैट की चाबी आपके हाथ में है। अब डिपॉजिट का चेक लाए हो कि नहीं? जी, ये डिपॉजिट का चेक भी है और पहले महीने का भाड़ा भी। वेरी गुड, कल तक फ्लैट मिल जाएगा। और एक्टिंग वैक्टिंग कैसी चल रही है? कोशिश जारी है, ऑडिशंस पे ऑडिशन दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ काम लग ही जाएगा। अरे क्या कामले साहब, कहाँ हो आजकल? दर्शन नहीं होते आपके। अरे फुर्सत किधर है, ड्यूटी रहता है, कभी नाकाबंदी, कभी कुछ। अरे कभी कभार इस गरीब की दुकान पे आओ, चाय वाय पीते हैं साथ में। है टाइम मिलेगा ना तो जरूर आएगा मैं। थैंक यू कामले साहब। क्या महज कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी से एक इंसान की पहचान हो सकती है? क्या पता चल सकता है कि वो कौन है, कैसा है? क्या ये बेजुबान कागज उसके किसी गुनाह से जुड़े होने की दस्तक दे सकते हैं? जोसा दाई, ये है पुलिस एनओसी के साथ गुरवीर जी के सारे पेपर्स। एक कॉपी मेरे पास है। हे सगळं ठीक है, पण हे बघा, मैं पहले ही साफ साफ बता देती हूँ, मेरे घर में पार्टी वार्टी, दंगा मस्ती, लड़कियां वड़कियां ये सब नहीं चलेगा। अगर सोसाइटी वालों ने बॉम्ब कर दी तो मैं सुनने वाली नहीं हुआ। अरे आंटी, आप कोई भी बात का टेंशन मत लो। अगर सोसाइटी वाले ने मेरे खिलाफ एक भी कंप्लेन आपको की तो दूसरे दिन आप चाबी मुझसे ले लेना, बस। मान लीजिए कि उस व्यक्ति का क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, तो वो कभी कानून की गिरफ्त में आया ही ना हो, तो उसकी पहचान के दस्तावेज उसके मुजरिम होने का सच बता ही ना पाए, तो कभी पुलिस उस तक पहुंच ही ना पाई हो, या फिर उसके बैकग्राउंड की जांच गहराई से ना की गई हो, तो साहब, सलाम साहब। क्या रे संतोष, कैसे आना हुआ? एक खबर है साहब, कार चोर की। क्या खबर है? सर एक गाड़ी चोर है, नाम नहीं पता पर खबर पक्की है। सेक्टर 81 की तरफ से आ रहा है साहब, फोर्ड में। गाड़ी नंबर है HR417X54। वो सेक्टर 91 की तरफ जा रहा है साहब। सेक्टर 86 पे नाकाबंदी लगा दोगे तो हाथ आ जाएगा। खबर पक्की भी है या फिर टाइम पास? सर शायद चोर पहली भाग गया। सर वो देखिए, लगता है खबर पक्की है। गाड़ी किसकी है? मेरी है साहब। क्यों? गाड़ी के पेपर्स, आरसी बुक दिखा। एक मिनट। क्या है ये? हाँ? ये आरसी बुक है HR548Y65 की। ये गाड़ी भी दूसरी है और मॉडल भी दूसरा है। अरे सॉरी, भूल से दूसरी गाड़ी की आरसी बुक दे दी। एक मिनट। चल बाहर आ जा। क्या हो गया सर? बेवकूफ समझाए क्या?
ये आरसी बुक भी दूसरी गाड़ी की है। चेसिस नंबर, इंजन नंबर दोनों के सेम है। चक्कर क्या है? और तू है कौन? अरे साहब, एक्चुअली वो मैं आरसी बुक लाना भूल गया हूँ। मैं एक्टर हूँ और गाड़ी मेरी है। एक्टर है तो एक्टिंग तो ठीक से कर ले। चल अब थाने में चल के एक्टिंग दिखा। आजा। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, एक्टर हूँ और यहाँ पर कुछ दिनों से कुछ काम के लिए आया हूँ। गाड़ी किसकी है? जल्दी बोल। दोस्त की है सर। नाकाबंदी पे तो आरसी बुक ऐसे दिखा रहा था जैसे गाड़ी तेरे बाप की हो। एक्चुअली सर वो आरसी बुक और पेपर्स डैशबोर्ड में रखे होते हैं, तो मुझे लगा मेरे दोस्त ने भी वहीं रखे होंगे। फटाफट अपने दोस्त का नाम और नंबर बोल। बलदेव आनंद। नंबर बोल। 44436 आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है। सर ये नंबर मौजूद नहीं है। इसका दोस्त भी मौजूद नहीं होगा, है ना? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मुंबई से आया हूँ, मैं एक्टर हूँ। अरे साहब, सच में मुझे नहीं मालूम। कसम से बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है। कार चुराई थी सर 29 जुलाई को। कहां से? मोहाली से। कार का असली नंबर बोल। CH 5X7087। हाँ कुलदीप, 30 जुलाई की रिपोर्ट है। गाड़ी है फोर्ड आइकॉन, नंबर है CH 5X7087। गाड़ी मार्केट एरिया से चोरी हुई थी। ठीक है सर, ये फोर्ड गाड़ी चोरी तो हुई थी। मोहाली थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज है, लेकिन इस बंदे का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं, न मोहाली में, न चंडीगढ़ में और न ही पंचकुला में। पहली बार हाथ मारा है। बंदा नया है पर है स्मार्ट। वैसे तो एक्टर कहता है अपने आप को, पर कार क्यों चुराई इसने? गुरवीर नेहरा जो अपने आप को एक्टर बता रहा था, पंचकुला में एक गाड़ी की चोरी के लिए पड़ा गया। क्या वो कोई छोटा मोटा चोर चक्का था? मैं गाड़ी बेचने ही वाला था सर। अब तक और कितनी गाड़ियां चुराई हैं? कभी नहीं साहब, पहली बार, लाइफ में पहली बार हाथ मारा था। दो गाड़ियां और चुराई थी। कब और कहां से? 2009 में जून एक एसेंट उठाई थी सेक्टर 96 चंडीगढ़ से। और दूसरी? जुलाई 2010 में कहां से? पंचकुला सेक्टर 97 से एक क्लब के बाहर से ब्लैक कॉलेज उठाई थी। मैं उस क्लब में आते जाते रहता था।
मुझे पता था कि क्लब के मेंबर्स गाड़ियों की चाबियां कहाँ रखते हैं। कॉलेज की चाबी कैसी होती है मुझे पता था। गाड़ियां चोरी करके क्या करता था तुमका? एसेंट बेच दी थी किधर बेची? गुड़गांव में। और ब्लैक कॉलेज? ब्लैक कॉलेज का क्या किया तूने? छोड़ दी थी। छोड़ दी? क्या मतलब छोड़ दी थी? सिरसा में छोड़ दी थी। बंदा टेढ़ा लगता है, आधी बात बता रहा है और आधी छुपा रहा है। खोदेंगे तो बहुत कुछ बाहर निकलेगा सर। एक बंदा जो गाड़ी चुरा कर बेच देता है, वही बंदा ब्लैक कॉलेज को सिरसा में क्यों छोड़ देगा? कुछ तो वो छिपा रहा है। सेक्टर 97 के क्लब के बाहर से वो ब्लैक कॉलेज चुराता है और सिरसा में छोड़ देता है। सच बोलो साले। सर कसम से बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है। साहब सच में मुझे नहीं मालूम। सर सारी रात जगा के रखा है इसे, सोने दिया ही नहीं, लेकिन इसने एक ही रट लगा के रखी, गाड़ी सिरसा में छोड़ दी। इसके आगे कुछ नहीं बक रहा सर। सिरसा पुलिस स्टेशन में पता लगा, लावारिस ब्लैक कॉलेज थी, किसने तो देखी होगी। सिरसा पुलिस स्टेशन। PSI कुलदीप अरोड़ा, सेक्टर 78 पंचकुला। हाँ बोलिए अरोड़ा साहब। एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जुलाई 2010 की बात है, कुछ 1.5 साल पहले ब्लैक कलर की एक कॉलेज सिरसा में लावारिस छोड़ी गई थी। जी हाँ हमें मिली थी, मुझे साफ याद है क्योंकि ये आज तक हमारे कंपाउंड में लावारिस ही पड़ी है, कोई लेने नहीं आया ऐसे। ये जुलाई 2010 में मिली थी, किसी लोकल आदमी ने फ़ोन किया था इस गाड़ी के बारे में। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं उस गाड़ी को देखने। मुझे लगता है गुरवीर नेहरा 2 गज जमीन के ऊपर है तो 10 गज जमीन के नीचे। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा कार चोर नहीं है। जैसे जैसे एक के बाद एक बात बाहर आ रही है, उससे तो यही लगता है कि बहुत पहुंची हुई चीज़ है। हो सकता है इस केस से कोई जुर्म की लंबी कहानी निकले। हमने RTO से पता किया, ये नंबर नकली है और गाड़ी के अंदर से भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे शक पैदा हो। वो चोर गुरवीर चुराई हुई गाड़ियों के नंबर बदल देता है। सर गाड़ी के अंदर भी कुछ नहीं मिला। वो कहता तो है कि चुराई हुई गाड़ियों को बेच देता है। पहले मुझे लगा वो इंटरस्टेट गैंग का आदमी होगा, पर उसने ब्लैक कॉलेज क्यों छोड़ दिया? अजीब बात यह कि इस गाड़ी को क्लेम करने के लिए भी कोई आगे नहीं आया। आसपास के सारे पुलिस थानों में खबर भिजवाई थी। कुलदीप, पंचकुला सेक्टर 97 पुलिस स्टेशन में चेक करो, उसी एरिया की ब्लैक कॉलेज है। वहाँ पर देखो कि गाड़ी चोरी होने की किसने रिपोर्ट लिखवाई थी क्या नहीं। सर पुलिस सब इंस्पेक्टर कुलदीप अरोड़ा, सेक्टर 78 पंचकुला। पुलिस सब इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह बोल रहा हूँ, सेक्टर 97 से। हाँ हरजिंदर, कुछ पता चला उस ब्लैक कॉलेज के बारे में? एक रिपोर्ट है ब्लैक कॉलेज चोरी होने की। 28 जुलाई 2010 को क्लब 97 के बाहर से चोरी हुई थी। और वो ब्लैक कॉलेज सिरसा में लावारिस पड़ी मिली थी। अजीब बात है, यहाँ ब्लैक कॉलेज से जुड़ी एक और रिपोर्ट है, अलग केस है। कौन सा केस? सर हमारा शक सही निकला, ब्लैक कॉलेज से जुड़ा हुआ एक और केस है। गुरवीर के कारनामों का पिटारा खुलने लगा है। किडनैपिंग का केस था? जी हाँ, और इसमें भी शायद एक ब्लैक कॉलेज का ही इस्तेमाल हुआ था। सिर्फ एक छोटा सा शक कि गुरवीर सिर्फ कार की चोरियों में शामिल नहीं हो सकता। इसी शक के आधार पर जांच शुरू हुई और जुर्म का पिटारा खुलने लगा। गुरवीर द्वारा जुलाई 2010 को चुराई गई गाड़ी का जिक्र एक किडनैपिंग केस में मिला।
और तहकीकात का पहिया तेजी से घूमने लगा। नहीं सर, मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कोमल कौन है। मैंने तो उसका नाम भी नहीं सुना है कभी। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा किसी भी किडनैपिंग में हाथ नहीं है। देख, तुझे एक और चांस दे रहा हूं, सब कुछ सच सच उगल दे। क्या क्या करता था उन चुराई हुई गाड़ियों से? अगर मुझे बाहर से पता चला ना, तो समझ ले तेरे अस्थि पंजर बाहर करके दम दूंगा। सर आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सिर्फ गाड़ियाँ चुराता हूँ, मेरा कोई गैंग वैंग भी नहीं है। मैंने और कोई जुर्म नहीं किया है, कसम से। किडनैपिंग केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बसी साहब थे, वो 5 मिनट में इधर ही आने वाले हैं। ये बच्ची कोमल 29 जुलाई 2010 को अगवा हुई थी। एक्चुअली उस दिन हम लोग नाकाबंदी पर थे जब मुझे इस केस की कॉल आई थी। मैं तुरंत सेक्टर 86 पंचकुला में कोमल के घर पहुंचा। मैं फैक्ट्री में था, तभी मेरी पत्नी कोमल की मां सिमरन का फोन आया और इसने मुझे बताया कि कोमल कहीं मिल नहीं रही। ये सब कितने बजे हुआ था? दोपहर 3 बजे के आसपास। मैं छत पे सूखे कपड़े निकाल रही थी और कोमल यहीं बरामदे में खेल रही थी। ओए कोमल, चल अंदर चल, बहुत जोर से बारिश होने वाली है। सिर्फ 5 मिनट में आई। अगर जरा भी भीगी ना तो बहुत पिटाई होगी। नहीं भीगूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अपना काम खत्म करते ही मैंने कोमल को आवाज दी। कोमल कहाँ चली गई? कोमल, 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 कोमल बेटा, कोमल बेटा। क्या हुआ भाभी जी? अरे मेरी बच्ची कोमल कहीं दिख नहीं रही है। अभी 2 मिनट पहले यहाँ बरामदे में खेल रही थी। तुमने देखा क्या कहीं उसे? नहीं भाभी, कोमल बिटिया को तो नहीं देखा, लेकिन एक काले रंग की कॉलेज आपके घर के बाहर देखी थी। तुमने किसी को कोमल को ले जाते हुए तो नहीं देखा? नहीं भाभी जी, कॉलेज आई और वापस चली गई, बस इतना ही देखा था। फिर इसने मुझे फ़ोन किया और मैंने आप लोग को यहाँ बुला लिया। नहीं साहब, नंबर कौन याद रखता है? गाड़ी आई, रुकी और पलटी चली गई। इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात दिखी ही नहीं। तुमने कभी किरत सिंह के किसी रिश्तेदार को काली कॉलेज में आते देखा है क्या? साहब, अब इतना ध्यान कहाँ जाता है? हमें लगा कि कोई करीबी रिश्तेदार या सगे वाला ही होगा, क्योंकि उस दिन बच्ची की मां सिमरन वहीं छत पर कपड़े सुखा रही थी और उसने कोई चीखने चिल्लाने की आवाज भी नहीं सुनी। और केस अगले दिन क्लोज भी हो गया? हाँ। सिमरन सिंह आप ही हैं? जी मैं ही हूँ। क्या बात है? हमें आपसे और आपके पति किरत सिंह से कुछ बात करनी है। लेकिन वो तो फैक्ट्री में अभी। तो बुलाइए उनको, बात कुछ अर्जेंट है। किरत सिंह जी, आपकी बेटी की किडनैपिंग का केस अगले दिन ही क्लोज हो गया? जी हाँ। क्यों? देखिए, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि केस क्लोज क्यों हुआ। केस आपके लिए शायद क्लोज हो गया हो, लेकिन उसकी दस्तक आज भी कहीं सुनाई दे रही है। मुझे आज भी वो तारीख याद है। अगले दिन 30 जुलाई को सुबह फ़ोन आया था। हेलो, कोमल मेरे पास है।
कौन बोला है? ये सब जानकर क्या करेगा? बच्ची को बड़े आराम से रखा है मैंने अब तक। एक बार मेरी बेटी से बात करा दो प्लीज। अरे बच्ची वापस चाहिए कि नहीं? मुझे एक बार कोमल से बात करने दो, मुझे एक बार कोमल से बात देखो प्लीज, मुझे मेरी बेटी से एक बार बात करा दो। अरे मैंने कहा ना, तुम्हारी बच्ची को मैंने प्यार से रखा है, मैं कोई हैवान नहीं हूँ। तुम चाहते क्या हो? 10 लाख। 10 लाख? क्यों, ज्यादा लग रहे हैं? अरे इतने बड़े बिजनेसमैन हो, पैसे वाले हो, बच्ची की जान की कीमत 10 लाख नहीं दे सकते? ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। 10 लाख दे दे, अपनी बच्ची को घर ले जा। पुलिस को बीच में लाया तो फिर मैं कोई बात की गारंटी नहीं दे सकता। नहीं, पुलिस बीच में नहीं आएगी। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ। मेरी बेटी कोमल कहाँ है? हाईवे पर आ जाओ, वेलकम ढाबे के पास। कब आऊँ वहाँ? अब से 2 घंटे में। ठीक है, मैं आता हूँ। मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर दो, तुमको उसी पर कांटेक्ट करूंगा। उसने आपकी घर की लैंडलाइन पर फोन किया और आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा? जी हाँ, और उसने कहा था कि वो फोन करेगा। और उसके बताई हुई जगह पर आप फिरौती की रकम भी कर दें? जी। हेलो। हाथ में बैग तो दिख रहा है, पर अंदर पूरे 10 लाख है ना? हाँ, पूरे 10 लाख रुपए है। अच्छा, अब एक काम करो, तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से राइट में 20 कदम चल कर आओ, सड़क के किनारे पर बैग को रखो और जहाँ खड़े थे वहीं वापस लौट कर जाओ। पहले ये बोलो, कोमल कहाँ है? अरे बाबा, तुमको तुम्हारी बेटी मिल जाएगी, पहले पैसे तो दे दो। हेलो। बेटा आज बहुत होमवर्क मिला है। ओह, चलो भी करेंगे। हाँ, आपने उस किडनैपर का चेहरा देखा था जो कॉलेज में था? जी हाँ, देखा था। वो चेहरा मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप हमारे साथ चलिए, हमने एक आदमी को हिरासत में लिया है, उसकी पहचान करने के लिए आपकी मदद चाहिए। चलो उठो। यही था ब्लैक कॉलेज में? हाँ सर, यही था कॉलेज में। सर, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कौन है ये भाई साहब? मैंने तो इनको पहले कभी नहीं देखा है साहब। चल। अरे साहब, ये क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो, मुझे फंसा रहे हो साहब। पक्का ये वही है ना? हाँ सर, ये वही था। मैंने आपसे कहा था ना
इसका चेहरा मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। भगवान ही जानता है वो रात हमने कैसे गुजारी जब हमारी बच्ची कोमल इसके कब्जे में थी। सर मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ गाड़ियां चुराता हूँ, मेरा कोई किडनैपिंग विडनैपिंग के हाथ नहीं है। देख गुरवीर, पहले तू कह रहा था कि तूने कोई कार नहीं चुराई, फिर पता चला तू तो एक नंबर का कार चोर है, और अब पता चल रहा है कि तेरा हाथ तो किडनैपिंग में भी था। देख, हमारे पास जो तेरे खिलाफ सबूत है ना, उनसे तुझे लंबी जेल होने वाली। बचेगा नहीं तो तुझे एक सलाह दे रहा हूँ मुफ्त में, तू ना चुपचाप ईमानदारी के साथ हमें सब कुछ सच सच बोल रहा। मुझे मालूम है तू बुरा बंदा नहीं है, पता नहीं कैसे फंस गया इन कामों। देख, अगर तू मुझे सब कुछ सच सच बता देगा ना, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। अब तू तय कर ले तुझे क्या करना है। तो बता, सच बोलेगा? और कितनी किडनैपिंग की तूने, और कहां कहां हाथ? देख, मैं शराफत के साथ तेरे साथ पेश आ रहा हूं, वो भी पुलिस वाला हूं। मौके का फायदा उठा ले, सच बोल रहा। सर, वो एसेंट जो मैंने 2009 जून महीने में चुराई थी, उस गाड़ी में किसको उठाया था तुम? एक बच्ची थी श्रुति, पंचकुला सेक्टर 108 से उसको उठाया था। बड़ी ही शांति से गुरवीर अपना दूसरा जुर्म कबूल करता है। वो बताता है कि उसने 2009 में एक और बच्ची श्रुति का अपहरण किया था, कोमल के अपहरण से 1 साल पहले। क्या वो सच बोल रहा था या कोई कहानी गढ़ रहा था, या फिर अब भी वो जितना बता रहा था उससे कहीं ज्यादा छुपा रहा था? कौन थी ये लड़की श्रुति और क्या हुआ था उसके साथ? ये केस अखबारों में बहुत उछला था और अगले ही दिन क्लोज भी हो गया था। जी हाँ। वो दोपहर में घर के बाहर बरामदे में झूला झूल रही थी। मैं अंदर कमरे में थी, बाहर आई तो श्रुति नहीं थी। श्रुति, 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 कहाँ चली गई? जुर्म का वही तरीका जो कोमल को किडनैप करने में किया गया था। एक आई विटनेस भी था जिसने श्रुति को गाड़ी में ले जाते देखा था। सर, वो एक काली एसेंट में था। आपने श्रुति को गाड़ी में उस आदमी के साथ जाते देखा? जी हाँ। तो आपने गाड़ी रोकने की कोशिश नहीं की? सर, मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि कोई रिश्तेदार होगा। बहुत आराम से गाड़ी में बैठ के जा रही थी। एक बात समझ में नहीं आ रही है, तूने उस बच्ची को अपने साथ आने के लिए तैयार कैसे कर लिया? बस एक एड्रेस पूछा था मैंने उससे। अरे बेटा, ये एड्रेस पता है क्या आपको? कौन सा एड्रेस अंकल? बेटा ये कोठी नंबर 14 कहाँ पड़ेगा? कोठी नंबर 14। हाँ, अगर आप आगे से लेफ्ट लोगे ना तो राइट साइड पे पहला ही कोठी नंबर 14 है। वो बेटा एक्चुअली मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है।
अगर आप मेरे साथ आकर मुझे दिखा दो तो मैं आपको वापस यहीं छोड़ दूंगा। ओके अंकल। सो स्वीट ऑफ यू, प्लीज कम। क्या नाम है बेटा आपका? श्रुति। श्रुति, वेरी नाइस नेम। और मेरी स्कूल का नाम KF। अंदर कौन था वो मैं ठीक से देख नहीं पाई। श्रुति की फोटो लेकर हम तलाश करने निकले, बहुत जगह ढूंढा, पर केस कुछ आगे बढ़ पाता उससे पहले ही, यानी कि अगले ही दिन श्रुति के फादर रमन सिंह के घर के लैंडलाइन पर किसी ने कॉल किया। हेलो। बच्ची ने कल रात बड़े प्यार से खाना खाया, अब आराम से सो रही है। कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? मालदार आदमी हो, 20 लाख रुपए दे दो और बच्ची को लेकर जाओ। पैसों की बात हो जाएगी, वो टेंशन नहीं है। तुम श्रुति से बात कराओ प्लीज। अगर आपने पैसे नहीं दिए और पुलिस को बीच में घसीटा तो मजबूरन मुझे बुरा आदमी बनना पड़ेगा। देखो देखो, तुम जहां कहोगे वहां मैं पैसे ले आऊंगा, लेकिन प्लीज मेरी श्रुति को कुछ मत करना। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर दो। हाँ हाँ। जिस मोबाइल से रमन सिंह को फोन किया गया था वो कभी ट्रेस नहीं हो पाया। नया सिम था जो सिर्फ एक दिन इस्तेमाल हुआ था। फिर आप फिरौती की रकम देने गए? हाँ, मुझे सिर्फ अपनी बच्ची सही सलामत घर वापस चाहिए थी और कुछ नहीं। पैसा चाहे कोई गम नहीं, आप कुछ भी करो, बस मेरी बच्ची को घर ले आओ, मेरी श्रुति को घर ले आओ। उसने मुझे सेक्टर 128 के नाले वाले एरिया में बुलाया था। हेलो। हेलो। उसने मुझे फोन पर कहा मेरी बच्ची श्रुति सड़क के किनारे मेरी राह देख रही। श्रुति, बेटा, पापा आप कहाँ गए थे? पापा आगे नहीं, ठीक हो ना? हाँ? पैसा चला गया पर कोई गम नहीं, बच्ची सही सलामत घर वापस आ गई। हमारे लिए उतना ही बहुत था। हाँ, यही है वो।
अपहरण के 2 अलग अलग केसेस पर तरीका एक, फिरौती की रकम मिलने के बाद बच्चों को लौटा दिया गया। गुरवीर मुंबई में स्ट्रगलिंग एक्टर जरूर था, लेकिन उसकी जो कहानी पुलिस के सामने आई वो किसी सीरियल या फिल्म की कहानी नहीं थी। गाड़ी चोर और अपहरणकर्ता किसी सीरियल का पात्र नहीं, बल्कि इस कहानी का एक्टर एक बहुत ही शातिर और चालाक मुजरिम था। गुरवीर के जुर्म के किस्से सुनकर पुलिस पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। अब सवाल यह उठ रहा था कि अभी और कितने शौक बाहर आने बाकी थे। तू तो बहुत ही कमीना निकला गुरवीर। अभी कोई और भी कारनामा बाकी है? एक और, बस एक और। कब की बात है? 7 सितंबर 2010। किसकी किडनैपिंग की थी? ऋषभ अग्रवाल। तूने बहुत अच्छी कीपिंग की। कीप इट अप। मैं बहुत अच्छा स्ट्राइकर बन सकता हूँ। चल बाय बाय। पापा 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 कोई लोग इसे। ऋषभ अग्रवाल, सेक्टर 187, चंडीगढ़। लोडा सच बोल रहा है। ऋषभ अग्रवाल की किडनैपिंग सचमुच में हुई थी नवंबर 2010 में, और वो केस अगले दिन ही क्लोज हो गया था। हेलो। गुरवीर ने पड़ोसी के घर फोन किया और सुशील अग्रवाल को वहां बुलाया। हाँ, एक्चुअली अग्रवाल जी का लैंडलाइन फोन 2 दिन से बंद था। मेरे ऋषभ को जल्दी ले आना प्लीज। चिंता मत करो प्रीति, मैं ऋषभ को लेकर ही आऊं। यार किस झंझट में फंस गया यार। देखो अब पुलिस बुलाया है, देखते हैं क्या होता है यार। उस आदमी ने ऋषभ को नाई की दुकान पर छोड़ दिया और उसके बाद सुशील अग्रवाल को बुलाया और बताया कि वो बच्चा वहां से उठा ले। वो खुद वहां से चला गया। ऋषभ लगातार रो रहा था तो नाई को शक हुआ। उसने पुलिस को फोन करके बताया कि कोई उसके यहाँ एक बच्चा छोड़कर चला गया जो बहुत रो रहा है। तारीख भी पक्की याद है साहब,
8 सितंबर 2010 वो आया था मेरे दुकान पर एक लड़के को लेकर, करीब 11 बजे साहब। आइए साहब, क्या करवाना है? कटिंग, शेविंग? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं करवाना है, मुझे तो अपने बेटे के बाल कटवाने हैं। अच्छा। बाल कटवाते समय बहुत रोता है मेरा बेटा और जिद करता है कि मुझे बाल कटवाने ही नहीं है। क्यों बेटा, डरने की क्या बात है? अरे 5 मिनट की बात है, तुम्हें बिल्कुल राजा बेटा बनवा देंगे हम। अरे वाह, देखा अंकल कितने अच्छे हैं। अब तुम चुपचाप बैठकर यहाँ पर बाल कटवाओ, पापा 10 मिनट में आते हैं। हाँ चलो जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भैया जरा आराम से बाल काटना, 10 मिनट में आता हूँ मैं। अरे आप फिक्र मत करो, आप आराम से जाओ, तब तक इनका मस्त बाल काट देता हूँ। ठीक है। पापा अभी आ जाएंगे ऐसा कह के बंदा निकल गया साहब, हमें लगा वही पापा है। कैसे पता चलता साहब कि वो लड़का अगवा हुआ है। थोड़ी देर बाद वो लड़का रोने लगा। पापा। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? रो मत, ऐसे बाल काट दूंगा कि पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल नया स्टाइल बना दूंगा तुम्हें। और पापा बोल के गए थे ना, जल्दी वापस आ जाएंगे। वो मेरे पापा नहीं है, वो मुझे उठा के लाए। मैंने उसे दूर से देखा था, ठीक से चेहरा देख नहीं पाया। साहब मैंने बिल्कुल करीब से देखा था, 100% ये वही आदमी है। आइए साहब, क्या करवाना है? कटिंग, शेविंग? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं करवाना है। बस सर, ये 3 ही बुरे काम थे जो मैंने किए, बाकी मैंने और कुछ नहीं किया। तेरे पे विश्वास नहीं होता, तू हर बार आधा सच बोलता है और आधा रखता है अपने पेट के अंदर। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ और कुछ नहीं किया मैंने। तू हर बार लोगों की लैंडलाइन पर फोन करता था, उसके बाद मोबाइल नंबर लेता था। बस तूने एक बार पड़ोसी के घर की लैंडलाइन पर फोन किया, ये क्या चक्कर था? सर एक्चुअली मैं इनमें से किसी को जानता तक नहीं था, सिर्फ इतना पता था कि ये लोग पैसे वाले लोग हैं। नाम पता होता था और ये कि पार्टी पैसे वाली है। मैं इंक्वायरी पे एड्रेस देके फोन नंबर पता कर लेता था। जी, किरट सिंह, सेक्टर 86। हाँ जी, रमन सिंह, पंचकुला, बंगलो नंबर सुशील अग्रवाल, सेक्टर 187 चंडीगढ़। जी, विक्रम सिंह जी का नंबर चाहिए था, सेक्टर 187 चंडीगढ़। सुशील अग्रवाल के घर का नंबर आउट ऑफ सर्विस था, तो मैंने उनके पड़ोसी का नंबर ले लिया। अब तू ये बोल कि मुंबई में कहाँ रहता है? क्या? शक्ल देख के कौन कह सकता था कि इतना पहुंचा हुआ बदमाश है गुरवीर? हमें उस औरत से मिलना है जिसके घर में गुरवीर रह रहा था। मैं अभी उन्हें फोन करता हूं। भाई, ऐसा आदमी मेरे घर का किराएदार था, लेकिन आपने तो बताया था ना कि उसका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन हो गया करके। हाँ, मैंने पूरा पुलिस वेरिफिकेशन करवाया था सर, सब कुछ ठीक था सर, सब पेपर वर्क किया था सर। मैंने पासपोर्ट पे और बाकी पेपर्स पे पुलिस का थप्पा भी लगवाया था सर। सर, ये गुरवीर बड़ा शातिर है, इसकी जन्म पत्री पर पुलिस का ऐसा ठप्पा लगेगा कि कभी बच नहीं पाएगी। इसकी चार्जशीट इतनी तगड़ी बनेगी कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऐसे लोगों का खुलेआम घूमना खतरे से खाली नहीं। और बात तो इतने इत्मीनान से करता है जैसे इसे हर वो गली मालूम हो जहां से बचकर निकल सकता है। ऐसा लगता नहीं है कि तूने इसे अब अकेले किया होगा।
चल बोल, कौन कौन है तेरे साथ? सर मैं सच बता रहा हूँ, मेरी कोई गैंग नहीं है, मैं अकेला हूँ। कहाँ से चलाता है तू अपना ये धंधा? और फिरौती में जो तूने पैसा वसूला, क्या किया उस पैसे का? गुड़गांव में एक फ्लैट खरीदा है सर। पता बोल। कुलदीप, इसका बैंक स्टेटमेंट तो देखो, काफी माल इकट्ठा गया इसमें। सर ये पासपोर्ट मिला है। इंडिया से बाहर भी कई बार जा चुका है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, इस वजह से आज तक पकड़ा नहीं गया। तभी तो वेरिफिकेशन में भी क्लीन चिट मिल जाती है। सर ये देखिए, ये बंदा शादीशुदा है या फिर ये भी इसका कोई झोल है? फोटो में तेरे साथ ये औरत कौन है? मेरी बीवी है जसमीत। इस वक्त कहाँ है? मेरे घर पर। घर कहाँ है तेरा? अमृतसर में। जी ठीक है, हम अभी आते हैं। थैंक यू सर। एक नई इन्फॉर्मेशन आई, गुरवीर के घर जाने से पहले हमें अमृतसर पुलिस स्टेशन का एक चक्कर लगाना होगा। क्यों? अब कौन सा गड़ा मुर्दा बाहर आया? सर अभी तक तो इसका नाम किडनैपिंग केस में आ रहा था, लेकिन अब लगता है इसकी जिंदगी एक दलदल है। मतलब? 3 अपहरण, गाड़ियों की चोरियां, ये तमाम जुर्म सामने आने के बाद और भी अभी कुछ ऐसा था जो पुलिस के सामने आना बाकी था। पुलिस हैरान रह गई थी कि इतनी लंबी जुर्म की दास्तान के बाद भी ये इंसान खुलेआम कैसे घूम रहा था। गुरवीर नेहरा अमृतसर की बड़ी नामी फैमिली का लड़का है। इसके पिता अमरजीत नेहरा शहर के बड़े रईस व्यापारी थे, काफी दानी किस्म के आदमी थे। हुआ क्या था ये बताइए। गुरवीर के पिता अमरजीत नेहरा का मर्डर हुआ था 12 अगस्त 2002 को उनके अपने ही घर में। मर्डर रात को हुआ घर के अंदर, और फैमिली में किसी को कुछ अंदाजा नहीं था कि इतनी रात को कोई घर में घुसा कैसे। इस केस के लिए हमने डॉग स्क्वाड बुलवाया।
स्निफर डॉग घर के अंदर ही इधर उधर घूमता रहा, जिससे हमें पक्का शक होने लगा कि यह काम घर के ही किसी आदमी ने किया था। घर के हर बंदे, हर रिश्तेदार से पूछताछ की गई। हम जानते थे मामला अंदरूनी है। आखिर गुरवीर ने अपना जुर्म कबूल कर ही लिया। हाँ, मार डाला मैंने अपने बाप को। मैंने ही मारा उसे। पैसा इतना था घर में कि पूछो मत, पर वो पैसा हमारे लिए नहीं था, दुनिया भर में बांटने के लिए था। चैरिटी करते थे वो, और घर के अंदर खुद की औलाद एक एक चीज के लिए मोहताज है। सर, दुनिया वालों को क्या पता कि घर के अंदर के हालात कैसे हैं। जग भलाई के लिए हाथ खुला और घर वालों के लिए मुट्ठी बंद। इतना कुछ होने के बाद भी उसे सजा नहीं हुई? शातिर है, पढ़ा लिखा है, कानून से खेलना आता है उसको। नो सर, पुलिस ने मुझे फंसाया है, जबरदस्ती ये सब कुछ कहलवाया है। पर बयान पे तुम्हारे दस्तखत हैं। सर, लॉकअप में पुलिस कुछ भी करवा सकती है, बयान भी, दस्तखत भी। पुलिस वालों ने मेरे घर वालों का जीना हराम कर दिया था, मेरी माँ को टॉर्चर करते थे। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने जो कुछ कहा मैंने किया। सर, सच तो ये है, पुलिस मेरे पिता के खूनी को पकड़ ही नहीं पा रही है, और इसीलिए सारा इल्जाम मेरे मत्थे मढ़ रही है। 3 हफ्ते बाद ही उसे बेल मिल गई। और आपको उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला? जी नहीं। नहीं जी, मेरा बेटा ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। देखिए जी, मेरे पति कोई चोर वोर नहीं है, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं एक्टिंग में अपना करियर बनाने की। कमी ही क्या है हमारे पास? घर है, पैसा है, ऊपर वाले का सब कुछ दिया हुआ है, फिर वो पैसों के लिए ये सब क्यों करेगा? सर, गुरवीर की बैंक अकाउंट डिटेल से साफ पता चल रहा है कि जब जब उसे फिरौती की रकम मिली है, तब तब उसके अकाउंट में एक बड़ी रकम डिपॉजिट हुई है। किडनैप हुए बच्चों के परिवार वालों के सारे बयान भी हमारे पास। ये कई बार कानून को झांसा देकर बच निकला है, लेकिन इस बार नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने बड़े घर का लड़का होकर ये इस तरह से मुजरिम क्यों बन गया। खैर, बड़े घर का हुआ तो क्या हुआ, आदमी खतरनाक, और ऐसे आदमी का बाहर रहना मतलब इसे जुर्म करने की आज़ादी देना। 10 लाख दे दे, अपनी बच्ची को घर ले जा। 10 लाख रुपए देता हूँ, बस कोमल को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे क्या करेगा जानकर कि मैं कौन हूँ? 20 लाख रुपए दे दो और बच्ची को लेकर जाओ। हेलो, मेरे क्लाइंट मिस्टर गुरवीर नेहरा इन तमाम केसेस में बेकसूर है सर। ये सारे केसेस पुलिस ने इनके खिलाफ गढ़े हैं, जो बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। मैंने किसी की कार नहीं चुराई, मैंने कोई अपहरण नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझसे जबरदस्ती जुर्म का कन्फेशन लिया गया है। मैं कोई भी नाकाबंदी में पकड़ा नहीं गया था सर। पुलिस ये बात भी झूठ बोल रही है। चल बाहर आ जा। क्या हो गया सर? दरअसल पुलिस वालों से एक घरेलू मामले को लेकर मेरा झगड़ा हुआ था, और इसी बात को लेकर इन्होंने मुझे हिरासत में ले लिया। तब से मुझे झूठे केसेस में फंसाने में लगे।
प्रोसिक्यूशन ने जो मुकदमा इस अदालत के सामने रखा है उसमें बहुत सी खामियां हैं, लेकिन गुरवीर नेहरा के खिलाफ कुछ ठोस सबूत भी सामने आए हैं जिनकी रोशनी में यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इन सारे अपहरण केसेस में गुरवीर नेहरा शामिल है। इस अदालत में पेश किए गए सारे सबूत फर्जी और बेबुनियाद नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि उन लोगों ने गुरवीर नेहरा को पहचाना है जो अपहरण के शिकार परिवारों से जुड़े हुए थे और जो न तो गुरवीर नेहरा को पहले से जानते थे और न ही उनसे उनकी कोई दुश्मनी थी कि जिसकी वजह से वो उन्हें झूठे केसेस में फंसाने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह अदालत गुरवीर नेहरा को इन सारे अपहरण केसेस में दोषी पाते हुए मुजरिम करार देती है। और फिरौती की रकम वसूल करने के लिए गुरवीर नेहरा ने जिस तरह से पीड़ित परिवारों पर दबाव डाला और उसके लिए जो रास्ते अख्तियार किए, उनको देखते हुए यह बात साफ जाहिर है कि अगर फिरौती की रकम ना मिलती तो गुरवीर नेहरा इससे भी संगीन जुर्म कर सकता था। इन सारे सबूतों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह अदालत गुरवीर नेहरा को सेक्शन 364A के तहत दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा देती है। यह फैसला सेशन कोर्ट का है और इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। फिलहाल गुरवीर नेहरा जेल में सजा काट रहा है। एक कार की चोरी ने जुर्म के पिटारे को खोल दिया और एक दहला देने वाला सच सामने आया कि इतने जुर्म करने के बाद भी गुरवीर पुलिस की गिरफ्त से बचकर निकल पाया था। यहाँ पर एक सीधा पर जरूरी सवाल उठता है कि अगर कोई ऐसा मुजरिम है जिसे पुलिस अब तक अपनी पकड़ में नहीं ले पाई है, तो क्या उसके वेरिफिकेशंस की कानूनी कार्रवाई से उसकी सच्चाई का कभी पता चल सकता है? पासपोर्ट, पैन कार्ड क्या कभी उसके जुर्मों की काली स्याही को दर्शा सकते हैं? क्या एक ठप्पा लग जाने से एक आदमी की सत्यता प्रमाणित की जा सकती है? यहाँ एक और जरूरी सवाल उठता है कि पुलिस की फाइल में कोई केस कब बंद होना चाहिए? अपहरणकर्ता अगर अपने शिकार को फिरौती की रकम मिलने के बाद छोड़ दे और वो सुरक्षित घर पहुंच जाए, तो क्या वो केस वहीं बंद हो जाना चाहिए? क्या ये एक बहुत ही खतरनाक सोच नहीं है? अक्सर मैन पावर की कमी की वजह से बहुत सारे केसेस सुलझ नहीं पाते हैं, फाइलों में बंद पड़े रहते हैं या फिर इसी तरह से क्लोज कर दिए जाते हैं। 100 करोड़ की आबादी वाले देश में मैन पावर की कमी, क्या ये बात आपके गले उतरती है? मैन पावर की कमी या फिर नए रिक्रूटमेंट्स के लिए फंड्स की कमी? हैरत की बात है कि जहां हर कदम पर हमें एक नया टैक्स भरना होता है, वहां हमारी ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए पैसों की कमी, ये वजह बताई जाती है। क्या ये दलील आपको हास्यास्पद नहीं लगती? प्रशासन और कानून के सामने जुर्म को रोकने से बड़ी और क्या जिम्मेदारी हो सकती है? कई बार जब सिक्योरिटी की वजह से हमसे हमारे वेरिफिकेशन के लिए प्रमाण मांगे जाते हैं, बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, तो हम चिढ़कर कहते हैं कि क्या मैं कोई मुजरिम? कितने कारोबार, कितनी एजेंसीज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्लाइंट्स को बढ़ाने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए आधे अधूरे दस्तावेज स्वीकार कर लेते हैं ये कहकर कि हम मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा। जब हम खुद ही कानूनी प्रोसीजर्स का पालन नहीं करते हैं, चीजों को मैनेज करने वाला एटीट्यूड रखते हैं ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए, तो फिर हम ही तो जिम्मेदार होते हैं ना वेरिफिकेशन के प्रोसेस को खोखला बनाने के लिए। और तब एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसके दस्तावेज बिल्कुल बेदाग होते हैं और उन पर कहीं भी उसके जुर्म के इतिहास का कोई उल्लेख नहीं होता। जरूरी है कि हम भी सतर्क रहें और व्यवस्था को भी अपना काम सही तरीके से करने दें। चाहे किसी के डॉक्यूमेंट से पता ना चले, लेकिन मुजरिम कहीं भी किसी भी नकाब में छुपा हो सकता है और ऐसे मुजरिम को ना देख पाना यानी जुर्म की दस्तक को अनसुना कर देना होता है।
सगळ्यात आधी कोणी बघितलं? मैंने देखा था साहब, बिल्डिंग में पेपर देके जा रहा था, लगा गाड़ी में कुछ लफड़ा है, वापस आके देखा तो ये आदमी था अंदर। हाँ सर, हम तो हमारे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, इसने बुलाया तो हम आए। सर, दरवाजा खुल नहीं रहा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। सर, इसका नाम आदित्य खरे है, उम्र 24 साल, नागपुर का रहने वाला है। इसके पास से ये एक पर्स मिला है और एक मोबाइल, लेकिन मोबाइल लॉक्ड है और पासवर्ड के बिना नहीं खुलेगा। सर, ये गाड़ी सोसाइटी की किसी की भी नहीं है। मैंने आजू बाजू में वॉचमैन, क्लीनर सबसे पूछताछ की, लेकिन इस गाड़ी को यहाँ पर पहले किसी ने नहीं देखा। और लाइसेंस पे नागपुर का एड्रेस है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मुंबई का है, मुंबई आरटीओ में से इसके डिटेल निकालो और लाइसेंस पे एड्रेस नागपुर का है, नागपुर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर। ये बैग किसी किराने स्टोर का है। महादेव स्टोर। सर, हो सकता है ये बैग गाड़ी में ही पड़ा हो और कातिल ने आदित्य खरे को सफोकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया हो सकता है। एक सुबह रहस्यमय हालत में आदित्य नाम का एक 24 साल का नौजवान एक कार के अंदर मरा हुआ पाया गया। नौजवान के नाम और उसके नागपुर के पते के अलावा पुलिस के पास और कुछ नहीं था। पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि आदित्य कौन था, उसे किसने मारा था और क्यों मारा था। सर, इस लड़के का नाम तो नहीं जानता, लेकिन ये दुकान पर आता जाता रहता है, बहुत बार घर से भी ऑर्डर करता है। इसका एड्रेस है A203 राज अपार्टमेंट। लगता है आदित्य को गला घोट कर मारा है। गाड़ी लॉक थी पर गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर थी। अजीब बात है। हाँ, अजीब बात तो है। हाँ बोलो। इस लड़के का एड्रेस मिल गया है सर। कांदीवली में कोई राज अपार्टमेंट है, ये वहाँ रहता है। ठीक है, तुम वहाँ चले जाना। सर, जी, आदित्य खरे यहीं पे रहता है? हाँ यहीं पर रहता है, पर बात क्या है, वो अंदर सो रहा होगा। सच में? सर एक मिनट। आदित्य, सर यहाँ पर तो नहीं है, पर क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम? यही है आदित्य। हाँ सर यही है, पर क्या हुआ इसे? मर चुका है ये। क्या? जी हाँ।
आदित्य खरे? हाँ, वो मेरा बेटा है। क्या हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। जी नहीं, अभी 1 घंटे पहले ही हमें मुंबई पुलिस से खबर मिली। सर, आदित्य भी मेरी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। हम लोग सर ये फ्लैट में शेयरिंग पर रहते थे। सर, मुझे इसका पासवर्ड पता नहीं है। इसे टेक्निकल टीम के पास भेजो। यस सर। सर, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो सकता है और कब हुआ होगा। रात के 1:30 बजे तक तो वो अपने कमरे में था। हम लोग बातें कर रहे थे सर। तुमने रात को उसे घर से बाहर जाते नहीं देखा? नहीं सर, मैं अपने कमरे में आ गया था। वो रात के कोई 12:30 बजे अपने कज़न के घर से लौटा था। मैं भी अपनी शिफ्ट खत्म करके लौटा था सर। फिर हम थोड़ी देर तक बातें करते थे। थक गया हूँ यार, पक गया हूँ बहुत। अब थोड़ा चेंज चाहिए। तो फिर क्या सोचा, जॉब स्विच करेगा? वही सोच रहा हूँ, करूँ या ना करूँ। पर बात क्या है यार, कोई परेशानी है? नहीं यार, लाइफ में कुछ गोल सेट करने पड़ेंगे, वरना यूं ही चलता रहेगा। ऐसे ही पिसता रहूंगा हमेशा। सही कह रहा था। अच्छा सुन, काजल का फोन आ रहा है, कल बात करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ काजल। सर, उतने में काजल मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया और मैं अपने कमरे में चला गया। हम लोगों ने कोई आधे घंटे तक बात की होगी सर। फिर मैं सो गया और उसके बाद कब वो घर से बाहर गया, क्या हुआ, मुझे सच में कुछ नहीं पता सर। वो क्या किसी बात को लेकर कुछ परेशान था? सर, मुझे ऐसे तो कुछ लगा नहीं सर, लेकिन हाँ वो अपने काम को लेकर थोड़ा परेशान था, मगर कुछ साफ पता नहीं चल रहा था सर। या उसका मोबाइल नंबर दो। एक्चुअली उसका फ़ोन लॉक्ड है और हमारे पास उसका पासवर्ड नहीं है। किसने मारा होगा मेरे बेटे को? पता नहीं, पुलिस ने बोला कि सुबह उसकी बॉडी कार में मिली। मैंने मिलिंद को बोला जाकर देखने के लिए, लेकिन मिलिंद तो कह रहा था कि वो आदित्य उसके घर गया था कल रात। मिलिंद, आदित्य ने तुझे कुछ बताया था? नहीं बाबा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हमने काफ़ी देर बात की, पर मुझे ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगा कि उसके लाइफ को कोई खतरा है या ऐसा कुछ। उसने खाना भी अच्छे से खाया, मुझे भी सब ठीक ही लगा था। कोई आदित्य का मर्डर क्यों करेगा? मिलिंद, क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं बाबा, मैं खुद शॉक्ड हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर, वो आदित्य का मोबाइल नंबर मिल गया है और फोन रिकॉर्ड्स के लिए उसकी रिक्वेस्ट भेज दी गई है। और उसके माँ बाप? वो नागपुर से फ्लाइट पकड़ कर आ रहे हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे। और आदित्य के कजन मिलिंद और उसके माँ बाप अभी पहुंचते ही होंगे। कल रात को सर आदित्य उन्हीं के घर था। ये गाड़ी किसके नंबर है? ये गाड़ी सर आदित्य के नाम ही है, आरटीओ से पता चला। सब कार की कोई भी विंडो या उसके आसपास की कोई भी जगह खुली नहीं है, जिसे कि कार बंद करने के बाद चाबी अंदर डाली जा सके। आदित्य का वॉलेट और मोबाइल उसके पास था, मतलब ये लूट का मामला लगता नहीं। और सगल के भी कोई निशान नहीं है, जैसे कि आपने बोला कि उसके पैर बंधे हुए थे और हाथ पीछे सीट बेल्ट में फंसाए गए थे। सर, पूरी कार को 3 बार स्कैन कर लिया, लेकिन कोई दूसरा फिंगरप्रिंट नहीं मिला। हो सकता है कि आदित्य को मार कर इस गाड़ी में डाला होगा। जिसने भी ये काम किया बहुत चालाकी से काम किया।
एक भी निशान उसने पीछे नहीं छोड़ा है। जय कुमारी वो आखिरी इंसान है जिससे आदित्य आखिरी बार मिला था और उससे बातचीत की थी। तुमने कहा वो देर रात तक अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। हाँ सर, काजल नाम है उसका। अरविंद, इस जय की डिटेल कुंडली निकालो। राइट सर। कल रात हमने साथ में डिनर किया था। आदित्य ने बताया तुम्हें कि उसे कोई डर है या घबराहट है या परेशानी या कुछ भी? नहीं, ऐसा तो वो कुछ भी नहीं बोला था। गरम पोळी आहे, जेव नीट। अरे आदित्य, अभी तो सिर्फ 2 साल हुए हैं तुझे काम शुरू करके। तू इंजीनियर है सर, पूरा करियर है तेरे सामने। टेंशन मत ले बेटा, खाना खा ले पहले। वैसे बाबा सही बात कर रही है। आजकल के ज़माने में लाइफ के गोल्स पहले से ही तय करके रखने चाहिए। बरोबर बोलता ना मैं? जिंदगी के बहाव में बहना भी जरूरी होता है। क्या पता उसके खजाने में तुम्हारे लिए क्या छुपा हो। ऐसे ही गोल्स और जिद के पीछे भागने से सब कुछ हासिल नहीं होता बेटा। आप बिल्कुल सही कह रही है काकी। आदित्य मेरे बड़े भाई का बेटा था। वो हमारे घर अक्सर आता रहता था। कल रात डिनर के बाद हम दोनों मेरे कमरे में करीब 1.5 घंटे तक बैठे थे। आदित्य, कॉफी। थैंक्स। काय झालं? क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही सोच रहा था। जिंदगी में कुछ चीज़ों को सुलझाना पड़ता है, थोड़ा चैनलाइज करना पड़ता है। बात तो सही कह रहा है, पर मुझे बताएगा तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मुद्दे पे आएगा? मिलिंद, हमें जिंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी एक्साइटिंग होती है, बड़ी एनरिचिंग लगती है, और वो हमेशा वैसी नहीं होती, खत्म हो जाती है। तब आपको एहसास होता है कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा तो हुआ ही नहीं। आपको कुछ समझ नहीं आता। फिर आप क्या करते हैं? उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, पर कहीं ना कहीं वो बात आपको खाई जाती है कि जो आपने सोचा था वो हुआ नहीं। फिर उसे भुलाने के लिए आपको जिंदगी में नए गोल्स, नए टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आदित्य, अभी तो सिर्फ तूने 2 ही साल काम किया, इतना इंटेंस और इतना सीरियस कैसे बन गया? अब मुझे लग रहा है कि वो किसी बात की तरफ फिलोसॉफिकली इशारा कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि वो क्या कह रहा है। उसे ऑफिस के काम को लेकर कोई परेशानी थी? परेशानी मालूम नहीं सर, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ऑफिस में ऐसा क्या हो सकता है कि कोई उसकी जान ले ले? सर, आदित्य का कभी किसी से लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं था। वो वैसा बंदा था ही नहीं। वो बहुत ही सीधा साधा और शांत लड़का था। कोई उसे मारने की सोच भी कैसे सकता है सर? मिकी, कुछ पता चला? लगा कुछ हाथ? नहीं सर, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अपने लैपटॉप को इसने बहुत ही सिक्योर रखा है। सर 1 घंटे में आदित्य के फोन रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक ना तो उसका लैपटॉप खुल पाया है ना उसका मोबाइल। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आदित्य 1:30 बजे तक था मेरे साथ। फिर मैं सोने चला गया और वो कब घर से बाहर गया मुझे नहीं पता सर, सच कह रहा हूँ। जय, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम काजल है ना? हाँ सर। आदित्य जानता था उसे? सर उसे पता था कि मेरी गर्लफ्रेंड है। कभी मिला था उससे? सर वो काजल से एक बार मिला था। आदित्य की कोई गर्लफ्रेंड थी? हाँ सर, उसने एक बार बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड है। नाम क्या है उसका? नीना। तुम मिले हो कभी इस नीना से? नहीं सर, आदित्य ने उसके बारे में बताया था बस। क्या इनमें से किसी की गर्लफ्रेंड का इस मर्डर से कुछ लेना देना था? जय की गर्लफ्रेंड काजल थी और जय के मुताबिक आदित्य ने अपनी गर्लफ्रेंड नीना के बारे में उसे बताया था, लेकिन कभी उसे मिलवाया नहीं था। क्या आदित्य की मौत का रहस्य यहीं कहीं छिपा था? देखिए, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। डिटेल पोस्टमार्टम हो रहा है,
हमारे बेटे को किसने मारा? अभी जांच चल रही है, जल्दी पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आदित्य ने कभी किसी नीना नाम की लड़की के बारे में कुछ बताया था? कौन है ये नीना? नीना? सर मैं किसी नीना को नहीं जानती हूँ। इनफैक्ट मैं तो आदित्य से भी एक ही बार मिली थी। देखो काजल, मुझे पता है कि जय झूठ नहीं बोल रहा है। 6 जून को रात को 1:30 बजे से लेकर तकरीबन 2:15 बजे तक वो फोन पर तुमसे ही बात कर रहा था। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है आप लोग इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हैं? क्या जय और आदित्य के बीच कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, वो लोग तो सिर्फ फ्लैटमेट्स थे। The number you have called is currently switched off. सर, आदित्य ने अपने कजन मिलन से 10:30 बजे लास्ट बात की थी। शायद यही बताने के लिए फोन किया होगा कि वो डिनर पर आ रहा है। उससे पहले पिछले 2 दिनों में 444-765-467 इस नंबर पे 60 कॉल किए गए थे। 60 कॉल? किसका नंबर है ये? अभी नंबर सर स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन किसी अंजलि का नंबर है। अंजलि? अभी अंजलि कौन है? हमें तो लगा था इस केस का ताल्लुक किसी नीना से है। अभी 15 मिनट में अंजलि की फुल डिटेल, उसके घर का एड्रेस वगैरह सब मालूम हो जाएगा सर। हाँ पार्थ बोलो। सर लैपटॉप तो नहीं, लेकिन मोबाइल क्रैक हो गया। ग्रेट। सर कॉल लिस्ट चेक कर रहा हूँ। आदित्य ने आखिरी बात अपने कजन मिलिंद से की थी रात 10:30 बजे। आदित्य के कॉल रिकॉर्ड से हमें ये बात पता चल चुकी है। 2 दिनों में 60 कॉल्स किसी नीना नाम की लड़की को किए गए। 1 मिनट, ये नंबर 444-765-467 ही है क्या? हाँ सर, यही नंबर है। ये क्या चक्कर है? क्योंकि आदित्य के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से ये नंबर किसी अंजलि का है। लेकिन सर आदित्य ने ये नंबर नीना के नाम से अपने मोबाइल में सेव किया है। ठीक है अरविंद, या तो ये अंजलि अपना नाम नीना बताकर आदित्य के साथ कोई खेल खेल रही है, या कोई और है जो इस अंजलि का नाम और पहचान इस्तेमाल कर कर ये खेल खेल रहा है। डोंट वरी सर, अगले 15 मिनट में अंजलि का एड्रेस हमारे पास होगा। शीला संभालो अपने आप को। बेटा, आदित्य ने तुम्हें कभी नीना के बारे में बताया था क्या? नहीं काकू, आदित्य ने मुझे कभी भी नहीं बताया, पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसका नीना के साथ रिश्ता था और शायद उसी की वजह से उसका मर्डर हो गया। कोई क्यों मारेगा मेरे बेटे को? वो अपना करियर बनाने शहर आया था, अपने काम से मतलब रखता था, न किसी के साथ कोई दुश्मनी। कोई क्यों मेरे बेटे की जान लेगा? एक मेगा अपार्टमेंट। सर ये रहे वो डॉक्यूमेंट जिसके जरिए सिम कार्ड हासिल किया गया। सर इसकी फोटो भी है, नाम है अंजलि। जी अंजलि मेरी बेटी है वो। क्या हुआ? कहाँ है वो? नहीं सर, ये मेरा नंबर नहीं है और मैं किसी भी आदित्य या नीना को नहीं जानती हूँ। ये तुम्हारा नंबर नहीं है? नहीं सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम काम कहाँ करती हो? कॉल सेंटर में, इन्वेस्टमेंट कंपनी का कॉल सेंटर है। साहब आखिर बात क्या है? काय चले? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आदित्य खरे, उसका मर्डर हुआ है और मर्डर होने के 2 दिन पहले से लेके मर्डर के दिन तक उसने एक नंबर पे 60 बार बात की थी और वो नंबर आपकी बेटी अंजलि का है। ये सब सच नहीं है। देखिए सर, मैं किसी आदित्य खरे को नहीं जानती हूँ। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं इन दोनों को नहीं जानती हूँ। हाँ पार्थ बोलो। सर आदित्य का लैपटॉप तो अब भी नहीं खुल रहा है। हाँ, फ्रेंड स्क्वायर पर आदित्य का पेज मिल गया और वो लड़की नीना, वो भी मिल गई। फोटो है उसकी? हाँ सर, अभी 5 मिनट में आपको फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है।
इसे जानती हो? नहीं सर। सर ये कौन है? सर ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत डर लग रहा है सर मुझे। वो फोन नंबर पुलिस को अंजलि तक लेकर गया। हालांकि जय के मुताबिक आदित्य ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नीना बताया था और आदित्य के मोबाइल में भी वो नंबर नीना के नाम से ही सेव था। लेकिन पुलिस उस नंबर के रिकॉर्ड्स के मुताबिक अंजलि तक पहुंची थी। एक सोशल नेटवर्किंग साइट से पुलिस को नीना की फोटो मिली जो उस अंजलि की नहीं थी। आखिर ये क्या खेल था? किसने खेला था ये खेल? और आदित्य की मौत का रहस्य क्या था? नीना उम्र 24 साल, MBA सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। और ये अंजलि एक कॉल सेंटर में काम करती है। अंजलि सर ग्रेजुएट भी नहीं है। ये नीना है कौन? यस सर। ये फ्रेंड स्क्वायर पर आदित्य और नीना के बीच कुछ ना कुछ तो बातें जरूर हुई होंगी, मतलब मैसेजेस या चैटिंग या कुछ भी। यस सर, हुई थी। तो आप चाहते हैं कि मैं नीना का IP एड्रेस पता करूं? हाँ ठीक है सर, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है। ओके सर। सर मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आदित्य ने केवल नीना के बारे में बताया मुझे। मैं उससे आज तक मिला भी नहीं हूँ। ये नीना करती क्या है? सर मुझे नहीं पता सर। नहीं सर, आदित्य ने कभी भी मुझसे नीना का जिक्र तक नहीं किया और मुझे ऐसा कभी लगा भी नहीं कि उसको कोई प्यार व्यार को लेके परेशानी थी। और अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो मुझसे, जय से या फिर मेरे आई बाबा से ज़रूर बात करता। वो हम सब लोगों के बहुत करीब था सर। लगा पड़ा हूँ सर, पर घूम फिर के वहीं का वहीं अटक जाता हूँ। ट्राई करता रहे, ज़रूर क्रैक हो जाएगा। हाँ पार्थ। सर नीना का IP एड्रेस मिल गया। लोकेशन बोलो। एक सर्वर से है सर। IP एड्रेस जिस कंप्यूटर से मैच कर रहा है उसका यूजर नेम है अंजलि, और सर एड्रेस भी अंजलि का ही है। ठीक है सर, अंजलि के ऑफिस का पता मिल गया है। ये अंजलि सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही है। इसके पहले वो अलर्ट हो जाए, हम लोग उसकी कुंडली निकालते हैं। यस सर। अंजलि बेटा, तू जानती है नीना को? आई, तू भी मुझ पर शक करी है क्या? ऐसी बात नहीं है बेटा, पर ये नीना तुम्हारा ही फोटो, तुम्हारा ही पता इस्तेमाल करके सिम कार्ड क्यों लेगी? अंजलि के टीम लीडर से मिलना है। 1 मिनट सर। नहीं सर, मैं किसी आदित्य खरे को नहीं जानती। अच्छा, अब ये भी बोल दो कि तुम्हारा नाम नीना नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट, मेरा नाम नीना नहीं है, मेरा नाम अर्चना है। तुम्हारा इस आदित्य से जरूर कुछ न कुछ तो लेना देना था। अंजलि, अंजलि क्या हुआ बेटा? अंजलि आदित्य को जानती थी। अंजलि, बेहतर होगा कि सब कुछ सच सच बता दो, और हाँ, इस बार झूठ मत बोलना। बेटा क्या बात है, बोलना। मैं आदित्य को जानती थी पर कभी मिली नहीं। तुम आदित्य को कैसे जानती थी? वो इन्वेस्टमेंट स्कीम की मार्केटिंग के लिए कॉल किया था मैंने। बस इतना ही? उससे मेरी आवाज पसंद थी, उसे मुझसे बात करना अच्छा लगता था, पर मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था सर। सर आपने बताया नहीं आप कब इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया। क्यों? आप मेरा नाम जानने के बाद ही इन्वेस्ट करेंगे सर? एक्चुअली मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। अब ये इमेजिन करना मुश्किल हो रहा है कि इस खूबसूरत आवाज़ के पीछे छुपा चेहरा कितना खूबसूरत होगा।
एंड आई एम श्योर आपका नाम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। अगर आप बता दे तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मैडम। नीना। नीना, दैट्स अ नाइस नेम। अब तो आप इन्वेस्ट करेंगे ना सर? हाँ, क्या आप मुझसे मिलेंगी? सर ये अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, ये मेरी जॉब प्रोफाइल नहीं है। हो सकता है आपने सोचा भी ना हो उससे ज़्यादा कुछ हो जाए। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी सर, मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। तुमने उसे अपना झूठा नाम क्यों बताया? मैं अपना असली नाम नहीं बताना चाहती थी। नाम झूठा बताया और मोबाइल नंबर असली दे दिया? मालूम नहीं सर, मैं बस्ती चली गई, मुझे भी उससे बात करना अच्छा लगने लगा था। तुमने उसे अपनी कलीग अर्चना का फोटो दिखाकर धोखे में रखा। वो फ्रेंड्स स्क्वायर पे दोस्त बनने के लिए जोर दे रहा था सर। नीना MBA सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सब झूठ था। सर मैं सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए अर्चना की फोटो दिखा दी। मैं बात को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती थी। तो बात कितनी आगे बढ़ी थी ये भी बता दो। इतनी बात आगे बढ़ गई थी कि किसी ने आदित्य को जान से मार डाला। किसने मारा आदित्य को? मुझे नहीं पता सर, मैं तो कभी उससे मिली भी नहीं थी। बार बार फोन करता था, परेशान करता रहता था। कितने बार बोला कि मुझे फोन मत कर, मुझे परेशान मत कर, सुनता ही नहीं था। बहुत डर गई थी साहब, बहुत डर गई थी। चल मान ली तेरी बात। अब एक बात बता दे, आदित्य ने मरने से पहले तुम्हें 60 बार कॉल किया था, क्या बातें हुई थी तुम दोनों के बीच? और हमसे झूठ क्यों कहा था कि तुम नीना उर्फ अर्चना को जानती तक नहीं हो? अपना फोन स्विच ऑफ क्यों रखा था? अंजलि, मेरे सारे सवालों के जवाब सच सच चाहिए मुझे। आदित्य प्लीज मुझे परेशान मत करो, मैं थक गई हूँ। प्लीज प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। नीना प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से रखूंगा मैं। कैसी बातें कर रहे हो आदित्य, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते ही क्या है? नीना, तुम एक दूसरे को जानने का मौका ही कहाँ दे रही हो? तुम तो मुझसे बिना मिले ही फैसला ले रही हो। क्या था वो फैसला? यस, क्रैक्ड। लैपटॉप खुल गया सर। कुछ मिला? हाँ, आदित्य ने नीना को 6 जून की सुबह 1:45 बजे कुछ लिखा था। और उसी के कुछ घंटों बाद सुबह उसकी लाश मिली थी। खोलो इस फाइल को। 4 महीने से फोन और नेटवर्किंग साइट के जरिए तुम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम दोनों एक दूसरे से कभी मिले ना हो। नहीं मिले सर, मैं मिलना ही नहीं चाहती थी। अंजलि, तुम्हारा वो कौन सा फैसला था जो आदित्य को इतना परेशान कर रहा था? सर मैं समझ गई थी, इस मामले में पढ़कर मैंने गलती कर दी। मुझे डर लगने लग गया था कि बात कहीं आगे ना बढ़ जाए। मैं ऐसा कहती रहती थी कि मुझे फोन ना करे, मुझे परेशान ना करे, पर उस पर कोई असर ही नहीं होता था सर। अंजलि, तुम्हारा वो फैसला क्या था? सर मैंने उसे कहा मेरी शादी हो रही, और ये भी एक झूठ था। हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने झूठ उससे दूर जाने के लिए बोला, पर सर मैं उससे कभी नहीं मिली हूँ, कभी मिली ही नहीं, तो उसे मारूंगी कैसे? हाँ पार्थ, बोलो। सर, आदित्य का लैपटॉप खुल गया है। ऐसा कुछ मिला जिससे आदित्य की मौत का क्लू मिल जाए? हाँ सर, एक लेटर मिला है जो उसने अपनी मौत के कुछ घंटे पहले ही नीना को मेल किया था। और सर आदित्य का मेल इनबॉक्स भी खुल गया। एक्चुअली सर वो साइन इन ही रहता था, मैंने वो मेल इनबॉक्स चेक किया। ठीक है, वो लेटर मुझे फॉरवर्ड कर दो। ओके सर। अंजलि, उस रात आदित्य ने तुम्हें एक लेटर लिखा था।
वो लेटर हमारे हाथ लग चुका है। अंजलि, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। हेलो, डॉक्टर अंगनेकर हियर। ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। क्या है रिपोर्ट में? मौत दम घुटने की वजह से ही हुई है, लेकिन गला घोटा नहीं गया। और एक शॉकिंग बात है। क्या? पेट के अंदर 30 खतरनाक अनडाइजेस्टेड पिल्स मिली हैं। उसके लेटर से भी उसके मकसद का पता चल गया है। ऑटोप्सी के मुताबिक ये मर्डर का केस तो नहीं लग रहा है। डियर नीना, उम्मीद करता हूं कि तुम परितोष के साथ सुखी रहो। भगवान उसे वो सारी खुशियां दे जो मुझे कभी नहीं मिली। काश मैं तुम्हें समझा पाता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं इसके लिए बहुत सीरियस हूँ, लेकिन तुमने उसके लिए मुझे एक मौका तक नहीं दिया। लाइफ में कुछ बातें अचानक सामने आ जाती है जिसमें आपको अपना सुनहरा भविष्य दिखने लगता है, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए होता है और उसके बाद जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारा ये रिश्ता मेरे लिए इतना खास है कि मैं इस रिश्ते के बगैर अपने जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे सच्चे प्यार पर तभी यकीन होगा जब तुम मेरे बारे में न्यूज़पेपर्स में पढ़ो। काश मैं ये सब बदल पाता। काश मैं तुम्हें बता पाता कि हम दोनों के लिए मैंने क्या क्या सोचा है। गुड बाय नीना। उम्मीद करता हूं कि शायद कहीं और कभी किसी और वक्त हम दोनों मिलेंगे। तुम दोनों कभी नहीं मिले थे? नहीं मिले हम सर, हम कभी नहीं मिले। मैंने तो उसे ये तक कह दिया था कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। हमने तो हर किसी से जिक्र किया था। हमारे बेटे ने इंजीनियरिंग खत्म कर ली, अब वो किसी बड़ी कंपनी में सर्विस करेगा। अंजलि को अबेटमेंट टू सुसाइड यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए बुक किया गया था, लेकिन बाद में वो धारा हटाकर उस पर फ्रॉड की धारा 420 लगाई गई है। फिलहाल वो बेल पर बाहर है। आदित्य के माता पिता, उसके दोस्त, उसका कजन मिलिंद अब भी सकते में है कि आदित्य ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया। अगर इनमें से किसी से भी आदित्य ने अपनी परेशानी के बारे में बात की होती तो शायद हालात कुछ और होते। शायद जो हुआ वो टल सकता था। आदित्य ने अपने प्यार के लिए अपनी जान ले ली, उस प्यार के लिए जिस प्यार से वो कभी मिला ही नहीं था। जब एक इंसान खुद अपनी ही जान लेता है तो उसके लिए किसे दोष दिया जाए, किस पर इल्जाम लगाया जाए? प्यार, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या फिर किसी और पर? जब कोई अपनी जिंदगी खत्म करता है तो वो अपने पीछे कई जिंदगियां तबाह कर जाता है। क्या वो ऐसा सोचता है कि जिंदगी खत्म कर देने से सारी परेशानियां, तकलीफें भी खत्म हो जाएंगी? क्यों ना अपना दुख, अपनी तकलीफ अपने परिवार से, अपने दोस्तों से या किसी प्रोफेशनल काउंसलर से शेयर की जाए? क्यों घुटते रहा जाए, अपने आप को तकलीफ दी जाए, अपने आप को खत्म किया जाए, जबकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बेहद प्यार करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।